होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यार मैं आप लोगों को स्वागत है करता हूँ। और जैसा कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा क्या होता है, उसकी सारी डिफिनेशन और प्लस कुछ फार्मूले लिखाए थे और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताए थे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, जल का यांत्रिक तुल्यांक कितना होता है, जल का तुल्यांक क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग बताए थे। अब आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जो नेक्स्ट लेकर आए हैं टॉपिक ऊष्मा और तापमान के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे पायरोमीटर, यानी कि इसके कुछ टॉपिक है पायरोमीटर। आइए समझते हैं कि पायरोमीटर होता क्या है। ठीक है, ये क्या है? ये थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का फिगर है। ठीक है, यह फिगर क्या करता है आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है जो कि यह टेम्परेचर नापने के काम आता है। ठीक है, यानी कि उच्च तापमान को मापन वाले यंत्र को पायरोमीटर ही कहते हैं। जैसे यह यंत्र हमारी भट्ठी आदि के जो ऊंचे तापमान को नापने के लिए काम किया जाता है वह है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ओके फ्रेंड, जो है तब अब इसके आगे आपको बताएं कि एक्चुअली में जो हमें थर्मामीटर और पायरोमीटर इसमें दो डिफरेंट टाइप अंतर होते हैं। देखा जाए कि जो हमारा थर्मोमीटर होता है वह क्या काम करता है? थर्मोमीटर ताप मापने का यंत्र को थर्मोमीटर कहते हैं। और इसमें और पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर वह होता है जो उच्च तापमान मापने का यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। जैसा कि पायरोमीटर में एक विद्युत परिपथ होता है, इसमें जो है जो हमारा पायरोमीटर होता है इसमें इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक परिपथ होती है। ठीक है, और इसमें इसको हम अधिक से अधिक 3000 सेंटीग्रेड तक तापमान को मापा जा सकता है। कितना? 3000 सेंटीग्रेड पर इसका तापमान माप सकते हैं। इस द्वारा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर के द्वारा, जो कि हमें यह बताता है इसकी टेम्परेचर कितनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई आयरन है, आयरन प्रेस आप लोग जानते ही होंगे। अगर उसको हमको टेम्परेचर नापना हुआ तो कैसे ना, देखो आयरन प्रेस में होता है 3 तरीके से होता है। एक हमारा होता है हाई, और दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा होता है लो। ये 3 कैटेगरी में आयरन जो होता है हमारा प्रेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस होता है, वह हमारा 3 तरीके से टेम्परेचर, अगर हम किसी प्रेस को हीट कर देते हैं, हीट करने पर एक्चुअली में अगर जो हमारा हाई मतलब कि लोअर स्थिति देखें तो वहाँ पर हमारा टेम्परेचर बहुत कम बताएगा, और मीडियम में देखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर कुछ इससे अधिक बताएगा, और हाई में देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर उससे भी अधिक बताएगा। ऐसे से हमारा टेम्परेचर अधिक इंक्रीज करता है। ठीक है, यह हमारा इसमें प्रेस में बताता है ऐसा। अगर हमें कोई यानी कि कोई चीज़ जला रहे हैं उसमें टेम्परेचर मापने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम उस नियम से अगर टेम्परेचर हमको मापना होगा तो उस टेम्परेचर पायरोमीटर के द्वारा हम किसी भी यंत्र को आसानी से माप सकते हैं। जब हमें उस जलता हुआ कोई चीज़ दिखता है तब उसकी टेम्परेचर हम दूर से मापन कर सकते हैं कि हमारा जो है टेम्परेचर कितनी तक हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तब इसी तरीके से हम उसका मापन कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर। अगर हमें अपना मतलब किसी मनुष्य का टेम्परेचर मापना हो उसके लिए भी पायरोमीटर द्वारा मापन कर सकते हैं। ठीक है, पायरोमीटर जो होता है हमारा थर्मोमीटर द्वारा हम किसी भी इंसान का तापमान मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसका तापमान उच्च मापन नहीं किया जा सकता है। किसका? थर्मोमीटर का उच्च तापमान पर नहीं किया जा सकता है, और जो है पायरोमीटर को हम उच्च तापमान पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे उच्च तापमान पर कितना? 3000 सेंटीग्रेड पर इसको मापन किया जाता है। कौन सा? पायरोमीटर का। और थर्मोमीटर का उपयोग हम कम ही, जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य को या किसी अल्कोहल तरल पदार्थ को अगर मापन करना होता है हम किसे ना तो थर्मोमीटर के द्वारा मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाता है कि
जो इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऊष्मा का संचारण इसमें करें तो कैसे होता है, तो हमारा ये चीज़ें थर्मो इलेक्ट्रिक बैरोमीटर को हम अधिक टेम्परेचर तक मापन कर सकते हैं। ये जो है हमारा बताएगा कि जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है या कोई चीज़ें मान लीजिए कोई भट्टी है, कोई चीज़ें ज़्यादा हीट पैदा, तो इससे हम थर्मो इलेक्ट्रिक बैरोमीटर द्वारा मापन करते हैं। अन्यथा अगर हमें कम सेंटीग्रेड पर किसी का मापन करना है, तापमान का मापन करना है, तब क्या करेंगे, तब हम थर्मामीटर द्वारा मापन करेंगे। ओके, अब आइए हम पढ़ते हैं। अब इसमें जो है कि एक आता है थर्मोकपल, ठीक है, उसके द्वारा भी यह एक ही नाम है, ठीक है फ्रेंड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का संचारण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचारण, ठीक है, ऊष्मा का संचारण, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचारण में निम्नलिखित में 3 विधियों से प्रयुक्त करते हैं। जो हमारा फर्स्ट विधि है, हम किसी फर्स्ट विधि द्वारा किसे चालन द्वारा यानी कि कंडक्शन, ठीक है, चालन द्वारा हम इसको देखते हैं। ऊष्मा हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है चालन यानी कि कंडक्शन करते चलिए और चालन डाल दीजिए हेडिंग, चालन क्या होता है, ठीक है। पहले नंबर चालन जानते हैं क्या होता है। आने की चालन वह है जो ऊष्मा की संचारण विधि किसी पदार्थ का अपना किसी स्थान नहीं बदलता, यानी कि देखा जाए जो इस विधि के रूप में हम किसी कण को अपने स्थान से नहीं बदलता है, बल्कि अपने पास वाले कण को ऊष्मा का संचरण कर देती है, जिससे कि संचरण का चालन हो जाता है। तो इस भाषा में हम देखते हैं कि चालन केवल ठोस पदार्थ में होता है, तथा इस प्रक्रिया के अनुसार ऊष्मा का उच्च तापमान वाले भाग में से निम्न तापमान वाले भाग को जिसमें ऊष्मा का चालन करते हैं, यह जो चालन होता है इसमें सुचालक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? सुचालक पदार्थ पाए जाते हैं। डाल लिखते चलिए, इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? या चालन में सुचालक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक अस्थाई जो कि ऊष्मा का संचारण इस विधि के अनुसार, जो चालन विधि है, इस विधि के अनुसार हम अगर अलग अलग स्थान नहीं बदलते, बल्कि उसी अपने पास के एक कण जो ऊष्मा का संचालन करता है, ऊष्मा का चालन करता है, वह हमारा चालन केवल ठोस पदार्थ में होता है। चालन केवल ठोस पदार्थ में होता है, जो ऊष्मा या ताप पर उच्च वाले भाग से निम्न वाले भाग पर प्रयुक्त होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए आगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आगे बताते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट चालन, अब दूसरा पॉइंट है संवहन। संवहन क्या है? संवहन क्या है? आप लोग बताइए, संवहन क्या है? संवहन वह होता है जब ऊष्मा की इस प्रक्रिया में, यानी कि जो हमने बताया, अगर जो है ट्रांसमिशन हीट कर रहा है तो ऊष्मा की इस प्रक्रिया में पदार्थ का स्वयं स्थानांतरित किया जाता है, जो संवहन कहलाता है। अगर हमारा ऊष्मा में स्वयं ही स्थानांतरण किया जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? संवहन, ठीक है, जिसमें स्वयं अपनी मतलब सेल्फ, ठीक है, संवहन किया जाता है, उसे हम कहेंगे संवहन फंक्शन में लेते हैं। अब संवहन फंक्शन केवल द्रव में तथा गैसों में ही होती है। कहा जाए कि अगर कोई पूछ लिया संवहन जो होता है, संवहन का कंडीशन में जो होता है उसमें क्या ऊष्मा की क्या द्रव में संवहन कर सकते हैं? तो उसमें हाँ, यस, संवहन कर सकते हैं। जो हमें इसमें संवहन केवल द्रव तथा गैसों में ही होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के उच्च तापमान वाले कण को अपने साथ इसका स्थान निम्न ताप
वाले कण लेते हैं, जो कि निम्न स्तर होते हैं, उन्हीं कणों का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे जो है लिखिए विकिरण। विकिरण क्या होता है, इसको नोट डाउन करिए। ये हमारा तीसरा स्टेप है विकिरण, ये दूसरा था। विकिरण किसे कहते हैं, लिखते रहिए। विकिरण किसे कहते हैं? विकिरण किसी गर्म स्रोत से उष्मा किरणों एवं तरंगों के रूप में संचरण की जाती है, जिसके द्वारा हम किसी विकिरण को विकिरित कर देते हैं। इस विकिरण विधि द्वारा हम किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की धूप, जो हमारी सूर्य की किरणें आती है, ये किसी के माध्यम लेता नहीं है। ठीक है, ये स्वयं क्या अपना विकिरण कर लेता है। ठीक है, जैसे सूर्य धूप या आग हुआ या आग की गर्मी हुआ, तो ये क्या है, यह हमारा किसी की आवश्यकता नहीं लेता है, किसी के माध्यम द्वारा ये चलती नहीं है, स्वयं अपना स्थान घेर लेती है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे जो है आप लोग हम बताएंगे कैलीमीटर। नेक्स्ट लिखिए सिद्धांत। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको जब हम इस सिद्धांत के अनुसार जब हम गर्मी व ठंडी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में ले जाते हैं, तो इसमें उष्मीय संतुलन तक गर्म रहता है, वस्तु को गर्म कर देता है, यानी कि एक प्रकार से गर्म हो जाता है, जो उष्मा का और स्थानांतरण कर देता है। और या किसी जो है ठंडी वस्तु उष्मा को ग्रहण कर लेता है, जिसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं, या हम कैलोरीमीटर इसे कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है, फिर से बता देते हैं, जब गर्म और ठंडी वस्तु को एक दूसरे की तरफ संपर्क में लाते हैं, तो इसमें उष्मीय संतुलन तक गर्म वस्तु उष्मा देता है, परंतु तथा यह ठंडी वस्तु को उष्मा ग्रहण कर लेता है, जिसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं, या कैलोरीमीटर के द्वारा काम करता है। अब दी गई उष्मा तथा ली गई उष्मा, जैसे मान लीजिए दी गई उष्मा इक्वल टू ली गई उष्मा। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ें जरूर आप लोग याद रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे दो वस्तुएं की कुल उष्मा क्या होती है, लिखिए दी गई उष्मा तथा ली गई उष्मा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे लिखिए दोनों वस्तुओं की कुल उष्मा दोनों वस्तुओं की कुल उष्मा बराबर उनके मिश्रण की कुल उनके मिश्रण कुल। ठीक है, या जैसे मान लीजिए एक फार्मूला आप लोग पहले से बताए थे, कुछ पॉइंट इसे एक फार्मूला बन जाएगा। लिख लीजिए फार्मूला m1, लिखते चलिए, नोट डाउन करें, m1 इंटू s1 प्लस m2 इंटू प्लस m2 s2 उसके आगे लिखिए इंटू t2। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन, एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला को फाइंड करिए, तब क्या आ जाएगा, m1
S1 प्लस M2 S2, ये हमारा निकल का आ गया फार्मूला। ये क्या है? टाइम T, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है। इस फार्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब आगे जो है लिख लीजिए M1 हमारा जो है, लिखिए, नोट डाउन करते रहिए, हम आपको M1 S1 M2 ये क्या चीज़ है उसके बारे में बताएंगे। तो लिखिए पहले हमारा M1 क्या है? M1 हमारा प्रथम वस्तु की मात्रा है। क्या है? M1 प्रथम वस्तु की मात्रा है, ठीक है। M1 हमारा प्रथम वस्तु की मात्रा है। इसमें S1 क्या है, इसको आप लोग पता लाना चाहिए, ठीक है। पता रहेगा तभी जो है कि समझ पाएंगे S1 क्या होता है, M1 क्या होता है। जब तक पता नहीं रहे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पता करना जरूरी है। और उसके आगे हमारा M2, ठीक है। क्या है? M2 मतलब M2 दूसरे वस्तु की मात्रा हो गया, और S2 हमारा क्या है? S2 हो गया दूसरे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। जैसा कि हमने बताया M1 हमारा क्या है? M1 हमारा प्रथम वस्तु की मात्रा है, और S1 क्या है? S1 हमारा प्रथम वस्तु की तापमान है, ठीक है। नहीं सॉरी, S1 जो है हमारा प्रथम वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। अब हम लेते हैं उसी फंक्शन में M1 M2 लेंगे, ठीक है। अन्य कि M2 मतलब दूसरे वस्तु की मात्रा, और S2 मतलब दूसरे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है फ्रेंड। और देखा जाए T क्या है? T1 क्या है? जैसा कि हम लिख देते हैं T हमारा देखो यहाँ हम लिख देंगे, प्लस नहीं रहेगा, T1, ठीक है। T1 हमारा क्या है? T1 यह है, हमें यह बताता है प्रथम वस्तु का तापमान। T1 हमारा, ठीक है करें। अब उसके आगे लिखिए T2 क्या है? T2 है दूसरे वस्तु का तापमान। T2 हमारा क्या है? दूसरे वस्तु का तापमान। और M उसके बाद T2 हमारा क्या है? दूसरे वस्तु का तापमान। और हमारा जो है Tm कहीं लिखा जाता है, जैसे कि हमने लास्ट में बताया कि इसके जो है कि मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा? M2 या M1 S1, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या है? प्लस फर्स्ट फंक्शन माने सेकेंड होता है M2 S2, ठीक है फ्रेंड। यह हमारा क्या है? अब उसके आगे क्या करें? T1। अब इसी पता करना है Tm क्या है। Tm हमारा जो है मिश्रण का अंतिम ताप है, लिख लीजिए। Tm हमारा है मिश्रण का अंतिम ताप, ओके फ्रेंड। अब यदि हम कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक देखें तो हमारा कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक W दिया कहीं दिया रहता है, जिसकी वजह से हमें निकालना होता है कि जो हमारा M1 और S1 T1 M2 और इंटू S2 इंटू T2, ये जो हमारा है, इसी फंक्शन से हम यहाँ पर जो है कुछ जो है चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है चेंज करने पर। जब हम किसी कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक W दिया हो तब हम निकालते हैं, तब उस फंक्शन में क्या हम उसी संख्या को उसी जो है वर्ड होता है S1 M1 S1 और दूसरे फंक्शन थे। अब इसे हम T1 क्या लिखें? T1 और प्लस कर देते हैं M2 S2 और प्लस कर दीजिए प्लस W इंटू T2, ठीक है। इसको हम रख दिए। अब इसको जो है चेंज करिए तो क्या हो जाएगा?
M1 S1 इसको प्रथम यानी कि प्रथम विशिष्ट ऊष्मा, प्रथम वस्तु की मात्रा मान लेते हैं, और S1 क्या मानेंगे, प्रथम वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा मान लीजिए। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट बढ़ाएंगे तो क्या है हमारा दूसरा जो है हमारा क्या बता रहा है, दूसरा वस्तु की मात्रा बता रहा है, तो उसे निकालते हैं। ठीक है, M2 S2 प्लस WPM। ठीक है, ये हमारा किसमें बता रहा है, अगर आपको कैलोरीमीटर यानी कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक W दिया हो, ठीक है, तब निकालेंगे इस फार्मूले से। ओके फ्रेंड, अब आइए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। मान लीजिए ताप में परिवर्तन लिख लीजिए, पूछता है कि ऊष्मा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें पूछ लेगा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए, या कोई 4 ऑप्शन दे दिया और एक सही दे दिया और 3 ऑप्शन रॉन्ग दे दिया, तब क्या निकालेंगे, जब पता रहेगा तभी तो आपको मालूम है। तो आइए ऊष्मा के प्रभाव के कुछ पार्ट है उसको लिख लीजिए। ठीक है, पहला जो होता है, पहले डालिए तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा लिखिए आकार में परिवर्तन। दूसरा लिखिए आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। और तीसरा डाल लीजिए, जो हमारा तीसरा होता है वह अवस्था